Hey, my name is Pushpak Garg and I welcome you all to Decode Commerce. आप सब लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? और इसी तरीके से आपकी पढ़ाई बढ़िया चलती रहे। मैं ला रहा हूँ फटाफट वीडियोस। आज वाली वीडियो में कारो 2020 आपके साथ खत्म और एक नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कारो 2020 20 मिनट में आपके साथ दोबारा से रिवाइज भी करा दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपके लास्ट 1.5 डे जो आपको मिलेगा ना रिवीजन के लिए, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इसी तरीके से और भी चैप्टर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए और वो मैं आपके साथ ड्यूरिंग द ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ना 60-65 डेज का एग्जाम से पहले, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। और आपने चैनल फॉलो कर लिया, अगर नहीं कर रहा है तो जाके पहले चैनल फॉलो करो। अच्छा, और एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो क्या आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो और कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस टॉपिक में। देखो भाई, आप ये भी एग्जाम फेज में हो, जिस फेज में आप अभी हो ना, मैं भी आज से 2 साल पहले इसी फेज में था। मेरे साथ भी डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टीज मैं रोज फेस करता था अपनी ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। लेकिन मैंने उनको ओवरकम करा, मैं सीए बना, और आप भी बहुत जल्दी सीए बनने वाले हैं। तो कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कारो के 1 to लेकर 10 तक क्लॉजेस, और आज हम उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा, चलो फटाफट से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला क्लॉज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लॉज नंबर 11। क्लॉज नंबर 11 क्या कहता है? क्लॉज नंबर 11 इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉड। अब भाई, क्लॉज नंबर 11 ये कहता है कि फ्रॉड चाहे तो हुआ हो कंपनी पे, या कंपनी ने किसी पे करा, ऑन और बाय द कंपनी। कंपनी पे फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने किसी पे फ्रॉड करा है। तो हमें यहाँ पे याद रखने तीन बातें। तीन बातें क्या है? देखो, इसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 143 क्लॉज नंबर 12 बात करता है। तो हमें ये याद रखना है कि क्लॉज नंबर 12 सबसेक्शन ऑफ 12 सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की जो गाइडलाइंस है ना, ये सेक्शन बोलता है फ्रॉड के बारे में। ऐसा तो नहीं है, हमें कोई नोटिस तो नहीं है कहीं कंपनी के अंदर या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है, हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। फिर वही सेक्शन बोलता है कि ऑडिटर साहब, अगर फ्रॉड हुआ ना तो आपको एडीटी 4 फाइल करना पड़ेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 करोड़ वाली बात याद करना आप, यहाँ पे वो चीज है। तीसरी चीज क्या कहता है? तीसरी चीज कहता है, देखो, एक सेक्शन 177 कंपनीज एक्ट में होता था। अब नए सिलेबस में तो आपको पढ़ना नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 147 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। कैसा है? क्या कंपनी को कोई विसल ब्लोअर से कोई कंप्लेन मिली ड्यूरिंग द ईयर अबाउट द फ्रॉड, या कुछ गलत चीजें हो रही है कंपनी के अंदर? अगर ऐसा कोई ऑडिटर को भी कंसिडर करना पड़ेगा इन चीजों को, कि अगर ऐसी कोई कंप्लेन बाय द विसल ब्लोअर रिसीव्ड बाय द कंपनी, ऑडिटर को ये भी चीज करनी पड़ेगी। तो भाई, फ्रॉड वाला सेक्शन इतना ही है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम एक और क्लॉज जिसका नाम है निधि कंपनी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम उसमें बात करेंगे निधि कंपनी के बारे में। निधि कंपनी में भी तीन बातें हमें याद करनी है। देखो, पहले तो कंपनीज एक्ट में भी इस चीज के बारे में पूरा आपको पढ़ने के लिए मिलता था, लेकिन अब तो उसके लिए एमसीक्यू पेपर पढ़ना है, जो आप शायद इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद भी दे सकते हो। तो शायद आप ना पढ़ो, फिर भी मैं तीन चीजें बताता हूँ निधि कंपनी के लिए। एक याद रखना 1:20। एक याद कर रखना 10% की लिमिट। और देखो, निधि कंपनी करती क्या है? निधि कंपनी करती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है और उनको इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट वापस करती है और आगे लेंड करती है। बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है, थर्ड क्लॉज में, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे, कि निधि कंपनी जो भी डिपॉजिट्स ले रही है ना बाय द डिपॉजिटर्स, उनको टाइमली पेमेंट कर रही है उनके डिपॉजिट अमाउंट्स की, प्रिंसिपल अमाउंट्स की, और साथ साथ रीपेमेंट कर रही है उनके प्रिंसिपल अमाउंट्स की, और साथ साथ टाइमली पेमेंट्स कर रही है उनके डिपॉजिट पे लगने वाले इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें? डिपॉजिट रीपेमेंट्स। ठीक है। इसके बाद क्लॉज नंबर 13। क्या बात करता है? 13 सिंपल सी बात करता है, अगर हमने इसको, हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आरपीटी। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन कर रखी है विद द रिलेटेड पार्टीज, तो हमें यहाँ पे उसका चेक करना है। और इसके बारे में सेक्शन क्या दिया है? सेक्शन 177 और 188। सेक्शन 177 एंड 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का क्या कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये चीजें चेक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉजेस क्लॉज नंबर 14, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इसमें भाई मैं कहूंगा बस आप एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, और वही इस
पॉइंट का वो है कमेंसुरेट। क्या याद रखना है आपको? आपको यहाँ पे याद रखना है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मतलब क्या कहना है? आपको ये बताना है कि जो कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम रहने वाला है ना, दैट मस्ट बी कमेंसुरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल का जो सिस्टम है ना एंटिटी का, वो बहुत बेसिक्स है, और कंपनी का जो वर्किंग है, कंपनी की जो मैकेनिज्म है, प्रोसेसेस है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैलेंस में होना चाहिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम और कंपनी का नेचर एंड साइज, आपस में क्या होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। फिर दूसरी चीज इसी के अंदर एक पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर एक और पॉइंट क्या याद रखना है सर? आपको याद रखना है कि जो भाई इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है ना, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे इंटरनल ऑडिटर ने एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसको हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कैसे कंसिडर करी है? इंटरनल ऑडिटर ने क्या दी है? रिपोर्ट दी है। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद हमारा आ गया क्लॉज नंबर 15। क्लॉज नंबर 15 क्या बोलते हैं? क्लॉज नंबर 15 टॉक अबाउट नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्या? नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर। डायरेक्टर से ने क्या करी? हमने नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इसमें बस आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 192। सेक्शन नंबर 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर। तो क्या कंप्लाई हुई है नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर? इस पे क्वेश्चन भी है, बहुत डिटेल क्वेश्चन, वो भी मैं आपको इस क्लॉज को जब डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 16। क्लॉज नंबर 16 टॉक्स अबाउट आरबीआई का रजिस्ट्रेशन। आरबीआई के साथ क्या? रजिस्ट्रेशन। और मेनली ना ये एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं। पहला इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या करता है? पहला पॉइंट टॉक्स अबाउट 45 आईए। क्या हम पे 45 आईए की लिमिट लगती है या नहीं लगती है? और क्या वो लिमिट लगने के बाद हमने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया या नहीं ले लिया? फिर क्या कहते हैं? फिर से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे ये बोलता है कि भाई आपके पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, तो क्या आप उसकी जो क्राइटेरिया है आप ड्यूरिंग द ईयर भी फुलफिल करते हो या नहीं करते हो? फिर क्या कहता है? फिर बात करता है ये टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट में सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में कोड में कहता है कि अगर आपका ग्रुप है और आपके ग्रुप में मोर देन वन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। सिंपल सिंपल सी बातें। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है क्लॉज नंबर 17। क्लॉज नंबर 17 टॉक अबाउट किसके बारे में बात करता है? फटाफट से सुनो। आपको क्लॉज नंबर 17 में क्या बात करता है? क्लॉज नंबर 17 टॉक्स अबाउट कैश लॉसेस। क्या कंपनी लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में कैश लॉस करा था उसने? कंपनी ने एट नेट नेट में कैश लॉस तो नहीं हुआ था, उसके बारे में आपको क्या करना है? यहाँ पे बताना है। और अगर करा था ना, तो कितना करा था ये भी बताना होता है। ठीक है। उसके बारे में क्या है? अगला है रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसकी रिप्लेसमेंट में आप आए हो, जिसकी रिप्लेसमेंट में आप आए हो, अच्छा फटाफट से बताओ, अगर ऐसा सिचुएशन हुई कि प्रीवियस ऑडिटर चला गया, अब आप आए हो, कोई और ऑडिटर चला गया, अब आप ऑडिट कर रहे हो, तो इस पे कौन सा एस्से लगता है? कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। अच्छा एक हिंट दूं, उस सेक्शन के उस एस्से के ऊपर ना मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, और अगर आपने कमेंट करा है तो मतलब आपने वीडियो देखी है। अगर आपने नहीं करा है ना, तो जाके पहले मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देखो, उस पे मैंने एस्से कवर कर रखा है। ठीक है, चलो। तो रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो प्रीवियस स्टैट्यूटरी ऑडिटर था ना, जो ऑडिट कर रहा था, उसने अब कर लिया रेजिग्नेशन, तो उसके कोई कमेंट्स हैं, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई रिमार्क्स हैं, तो वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? हमें ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी? कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगला क्या है? अगला है क्लॉज नंबर 19। क्लॉज नंबर 19 किस बारे में बात करता है? क्लॉज नंबर 19 बात करता है मटीरियल अनसर्टेनिटी के बारे में ओवर द गोइंग कंसर्न। कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अब गोइंग कंसर्न वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन में है कि कंपनी गोइंग कंसर्न को मेंटेन कर सकती है?
क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को सबको मीट आउट कर सकती है या नहीं कर सकती, या ऐसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स तो प्रेजेंट नहीं, अनसर्टेन एलिमेंट्स तो प्रेजेंट नहीं जिसकी वजह से कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा आ सकता है। हम यहाँ पे उन बारे में बात करेंगे। उसके बाद रहने वाला है क्या, उसके बाद रहने वाला है क्लॉज नंबर 20। क्लॉज नंबर 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर के लिए, दैट इज सीएसआर स्प्रिंट। सीएसआर स्प्रिंट, इसमें हम 2 पॉइंट में पढ़ेंगे। 2 पॉइंट में क्या पढ़ना है, 2 पॉइंट में हमें पढ़ना है कि एक बार तो हमारा चल रहा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। क्या चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। तो जो शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का बताता है ना, 13, उस बारे में बात करेंगे। एक बार पढ़ेंगे हम अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसमें कैसे स्पेंड करेंगे। और आखिरी में बचता है हमारा क्लॉज नंबर 21। क्लॉज नंबर 21 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 21 बोलता है ग्रुप की किसी भी कंपनी के कारो रिपोर्ट के अंदर ना, अगर एडवर्स रिमार्क दे रखा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, तो ग्रुप हमें भी अपनी कारो रिपोर्टिंग के अंदर उस चीज को ऐड करना पड़ेगा। चलो जी, अब फटाफट से मैंने आपको समरी फॉर्म में बता दिया, आप फटाफट से डिटेल सेक्शन करते हो और जल्दी से इस चैप्टर को क्या करते हैं समाप्त। तो देखो, पहला क्या था, पहला हम क्लॉज नंबर 11 से शुरू करना था। क्लॉज नंबर 11 इज टॉक अबाउट फ्रॉड बाय और ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर हुआ या कंपनी ने किसी के साथ करा। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या बोलता है, फ्रॉड नोटिस। सबसे पहले नोटिस तो हुआ होगा ना फ्रॉड, तो क्या कहता है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी पे हुआ या कंपनी ने किया, हैज बीन नोटिस और रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर, नोटिस हुआ या रिपोर्ट हुआ, इफ यस तो आपको उसका फ्रॉड का नेचर, फ्रॉड का नेचर प्लस फ्रॉड का अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। फिर एडीटी 4, वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 has been filed by the auditor in ADT 4 prescribed rule 13 of the company's auditors and audit rule 2014 with the सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंपनी के ऑडिटर ने फ्रॉड नोटिस होने के बाद एडीटी 4 फाइल करा एज पर सबसेक्शन 12 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर वही विसल ब्लोअर वाली बातें, वेदर द ऑडिटर हैव कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ऑडिटर ने कंसिडर करी जो विसल ब्लोअर ने कंप्लेन करी थी कंपनी को फ्रॉड के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ना है हमें निधि कंपनी के बारे में। निधि कंपनी के बारे में क्या है, 3 चीज पढ़नी है, 120 का रेशियो, 10% की लिमिट और डिफॉल्ट। अब 120 का रेशियो किस चीज का मेंटेन करना है, 120 का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है अपना फंड, नेट ओन फंड्स और डिपॉजिटर्स जो पैसा है। मतलब अगर डिपॉजिटर्स 20 रुपए दे रहे हैं ना कंपनी में, तो कंपनी के ओनर्स का, इन्वेस्टर्स का पैसा कितना, 1 रुपए तो होना चाहिए। तो 1:20 तो मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। फिर 10%, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ द इनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। इनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में 10% वाला मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा है। और आखिरी में, क्या देयर हैव बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं डिपॉजिटर्स को, और साथ साथ रीपेमेंट में फॉर एनी पीरियड, इफ सो तो डिटेल दो। 2 क्लॉज निबट गए देखो। 11 क्या था, 11 इज टॉक अबाउट फ्रॉड। फ्रॉड में हमें 3 बातें याद रखनी है कि क्या कंपनी पे या कंपनी ने, ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी कोई फ्रॉड तो नोटिस नहीं हुआ, अगर हुआ है तो नेचर एंड अमाउंट बताओ। फिर एडीटी 4, क्या कंपनी के ऑडिटर ने एडीटी 4 फाइल करा सीजी को एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 एंड रूल 13। उसके बाद क्या था, उसके बाद था विसल ब्लोअर की कोई कंप्लेन अगर आई है तो ऑडिटर ने उसे क्या कंसिडर करा, करा तो कैसे करा। ठीक है, हो गया। निधि कंपनी में पहला क्या था, 120 का रेशियो, 120 किसका, नेट ऑन फंड्स डिवाइडेड बाय अमाउंट डिपॉजिटर्स ने जो डिपॉजिट करा था कंपनी के अंदर, निधि कंपनी के अंदर। फिर क्या था, 10% इनकम्बर्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होने चाहिए हमारे टोटल डिपॉजिट्स में से। साथ ही साथ क्या था कि डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है निधि कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो डिपॉजिट अमाउंट थी या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। चलो फिर एक था हमारा क्लॉज नंबर 13। क्लॉज नंबर 13 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या, वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188। आपको पता है ऐसी एक सेक्शन था एलजीएसआई, क्लॉज नंबर 13, एलजीएसआई लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवांसेस। वो तो पूरा सेक्शन था। 4 क्या बोलता था, क्लॉज नंबर 4 सिंपली बोलता था कि एलजीएसआई से रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 153 एंड 154
का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लॉज नंबर 16 क्या बोलता है? क्लॉज नंबर 16 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में बात करता है। देखो पहला मैंने आपको बोला था ना, वेदर द कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ देयर बिजनेस। उसके बैलेंस में होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरनल ऑडिट सिस्टम बहुत वीक है। फिर अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ने कोई रिपोर्ट दी है, वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड वर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की दी हुई रिपोर्ट को कंसिडर करा है या नहीं करा है। क्लॉज नंबर 15 टॉक्स अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर। और आप यहाँ पे क्या चेक करना है? आपको यहाँ पे चेक करना है 192 का कंप्लायंस, whether the company has entered into a non-cash transaction with directors or persons connected with him। ठीक है, चलो। क्लॉज नंबर 16 अबाउट रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। तो देखो पहला 45 आईए का कंप्लायंस, whether the company is required to registered under section 45 IE of the Reserve Bank of India Act 1934। अच्छा, यही सेम चीज़ें आपको याद है कहीं हमने एनबीएफसी वाले चैप्टर में पढ़ी थी? और अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, तो जाके एनबीएफसी में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत जल्दी एनबीएफसी पे एक समरी वीडियो 30 मिनट्स में आपका एनबीएफसी खत्म कराने के लिए एक वीडियो ला रहा हूँ। तो आप बने रहिए, वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। और अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर पे भी वीडियो चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के बाद जितने ज़्यादा कमेंट एक पर्टिकुलर चैप्टर के होंगे, उस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो पहला हो गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर 45 ए के कंप्लायंस में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, तो क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले रखा है या नहीं ले रखा है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर से वही चीज। अब यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था ना अभी जब मैं रिवाइज आपको समझा रहा था एक बार, कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले तो लिया है कंपनी ने, पहले साल में ले लिया था। क्या ड्यूरिंग द ईयर भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है कंपनी को, या वैलिड है जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस है, या वो कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। Whether company has conducted any non-banking financial or housing finance activities without valid certificate of registration। ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट की लेने की जरूरत थी लेकिन लिया नहीं, या कंडीशन फुलफिल कर रही थी और फिर भी नहीं लिया। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, whether the company is a core investment company as defined in regulation of the RBI या इंडिया एक्ट। अगर हाँ, if so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC। अगर सीआईसी है तो क्या अभी भी वो सीआईसी की फुलफिलमेंट कर रही है कंडीशंस की। एंड इन केस द कंपनी इज एन एग्जेम्प्ट और अनरजिस्टर्ड सीआईसी, अगर कंपनी एग्जेम्प्ट है या अभी तक उसने क्या रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो क्या वो एग्जेम्पशन वाली जो कंडीशन थी ना, वो इस साल में भी उस चीज को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल में एग्जेम्पशन थी उस पे सीआईसी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लेने का, लेकिन इस साल उस पे वो एग्जेम्पशन की लिमिट नहीं लगती है। और अगर एक ग्रुप के अंदर मोर देन वन सीआईसी, तो आपको वो भी रिपोर्ट करना है। वेदर ग्रुप हैज मोर देन वन सीआईसी एज पार्ट ऑफ द ग्रुप, इफ यस इंडिकेट द नंबर ऑफ सीआईसी, कितनी सीआईसी है ऐसी। क्लॉज नंबर 17 टॉक्स अबाउट कैश लॉसेस। वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम कारो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें और उससे पहले भी, अगर यस तो आपको अमाउंट बताना है। ठीक है। क्लॉज नंबर 18 टॉक्स अबाउट रिजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। यहाँ पे क्या कहता है, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपसे पहले को स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, अगर थे तो उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया, या उनकी जो लास्ट रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या इश्यूज थे, ऑब्जेक्शन थे, उनके क्या कंसर्न रेज करे थे आउट गोइंग ऑडिटर ने, जो ऑडिटर जा रहे थे। अच्छा मैं बताता हूँ, इससे रिलेटेड होता है एसए नंबर 510। इस पे डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए डाल दूंगा। क्या क्लॉज नंबर 19 टॉक्स अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स लायबिलिटी। तो आपको ऑडिटर को क्या चेक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities। फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं, आप कैसे पेमेंट कर पाओगे, आप पे कैसे रिकवरी आएगी, एजिंग शेड्यूल क्या है। अब आपको पता है ना शेड्यूल 3 के अंदर एजिंग शेड्यूल देना पड़ता है हमें अपने डेटर्स का, अपने पेबल्स का, या और भी इंफॉर्मेशन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है।
आपको क्या पता करना है? ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट के प्लान्स के। मैनेजमेंट का प्लान्स क्या है? कैसे वो ग्रोथ करने वाले हैं, कैसे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने वाले हैं। Whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on date of audit report, that the company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet date. बैलेंस शीट डेट के दिन जो अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है ना, क्या उसको पे ऑफ कर पाएगी, लाइबिलिटी को मीट आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस बेसिस पे गोइंग कंसर्न हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। और व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन द 1 ईयर पीरियड, जो बैलेंस शीट डेट पे वो, और बैलेंस शीट डेट से आने वाले 1 साल के अंदर अगर कोई लायबिलिटीज आ रही है, क्या वो हम उसको भी कैपेबल है पे ऑफ करने के लिए, ये चीजें चेक करेगा ऑडिट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। दो टाइप में है अनस्पेंड का सीएसआर का अमाउंट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अदर देन अगर ऑनगोइंग है तो भाई 6 महीने की एक लिमिट आती है। देखो क्या लिमिट आती है? लिमिट आती है 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 मंथ्स के अंदर आपको अनस्पेंड अमाउंट ना शेड्यूल 7 के अंदर डालना पड़ेगा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 135(5) का सेकंड प्रोवाइजो। बस कीवर्ड यही है। तो क्या कहता है? कहता है वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कंपनी, यहाँ पे कंपनी है, ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 में जो फंड बता रखा है ना, उसमें डालना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 मार्च से, इन कंप्लायंस विद सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 135(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल सी बात है। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना, तो सेक्शन 6 आ जाएगा यहाँ पे, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 135। एनी वेदर एनी अमाउंट रिमेन अनस्पेंड अंडर सेक्शन 5 of section 135 of the company 2013 pursuant to any ongoing project, तो आपको फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा स्पेशल अकाउंट में, जो फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 135 बोलता है। नाउ लास्ट क्लॉज नंबर 21। क्लॉज नंबर 21 क्या बोलता है? क्लॉज नंबर 21 बोलता है क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क दे रखा है कारो रिपोर्टिंग में ग्रुप कंपनीज के। अगर ग्रुप कंपनीज में किसी भी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अगर अपनी कारो रिपोर्टिंग के अंदर कोई एडवर्स रिमार्क दे रखा है, किसी क्लॉज के अंदर एडवर्स रिमार्क दे रखा है ना, तो दूसरी कंपनी के ऑडिटर को अपनी कारो रिपोर्टिंग के क्लॉज नंबर 21 में उस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात। वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट कारो रिपोर्टिंग के अंदर ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कारो रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट, जो कारो रिपोर्टिंग जिस कंपनी के ऊपर हुई है ना, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस का पार्ट बनेगी। तो इफ यस, अगर हाँ, इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी है, कौन से पैराग्राफ, कौन से क्लॉज के अंदर बात करी गई है, ऑफ द कारो रिपोर्टिंग कंटेनिंग क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क। सिंपल सी बात क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल समझो, एक ग्रुप है ए बी सी, पेरेंट कंपनी ए है, उसकी दो सब्सिडरी है बी एंड सी। सी की कारो रिपोर्टिंग के अंदर ना, सी के कारो रिपोर्टिंग के अंदर ऑडिटर ने फॉर एग्जांपल क्लॉज नंबर 20 जो अभी हमने पढ़ा ना सीएसआर स्पेंड के ऊपर, यहाँ पे रिमार्क डाल दिया, एडवर्स रिमार्क है कि इन्होंने तो अनस्पेंट अमाउंट को जमा ही नहीं कराया, इन्होंने तो अनस्पेंट अमाउंट को जमा ही नहीं कराया, 6 महीने 1 साल हो गया अभी भी नहीं जमा करा रहे। तो ए कंपनी को भी ना अपने क्लॉज नंबर 21 के अंदर ये बताना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी, सी कंपनी के कारो कारो में ये वाला रिमार्क डाला हुआ है, ये क्लॉज नंबर 21 के अंदर बताना पड़ेगा ए कंपनी के ऑडिटर को। ठीक है, तो चलो फिर आपका कारो 2020 ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपके साथ कारो 2020 पूरा एक बार फटाफट से रिवाइज करा दूंगा। और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। और ये नोट्स, देखो ये हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए ना, इससे मैं आपके साथ रिवीजन क्लास में डिस्कस करूंगा। ये फटाफट से देखो, बिल्कुल चार्ट फॉर्म में है, ये आपको लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो इसको मैं बिल्कुल लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप एग्जाम टाइम में जब आपका 1.5 डेज चल रहा होगा ना, तब आप इन नोट्स को यूज कर सकते हो। प्लस वो वीडियो फटाफट से 20 मिनट्स में आपका कारो 2020 समाप्त। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।